नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ है। तो आज मैं उपस्थित हूं। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो हम करने वाले हैं काव्य गुण करने वाले हैं, काव्य गुण की व्याख्या करने वाले हैं और थोड़ा सा स्पीड से करने वाले हैं। अब स्पीड से तात्पर्य है कि करने तो हम व्याख्या से तात्पर्य पूरा विस्तार से ही पढ़ेंगे, लेकिन एक ही चीज़ को बार बार बोलने की बजाय थोड़ा स्पीड से पढ़ने की कोशिश करूँगा। आपको जिसको और ज़्यादा तेज़ पढ़ना है वो स्पीड बढ़ा सकता है, जिसको धीरे पढ़ना है वो स्पीड कम कर सकता है, जैसे भी, ठीक है। और अभी जो क्लासें आएंगी वो इस तरह से आएंगी कि भी लगातार ही चलती रहेंगी, क्योंकि अगर हम जैसे अभी व्याख्याता की परीक्षा मूल टारगेट जो हमारा है आरपीसी द्वारा ली जाने वाली 23 जून को जो परीक्षा होने वाली है वही टारगेट रहेगा हमारा, ठीक है ना। तो उस टारगेट को लेते हुए जैसे कि अब लगभग हम कहेंगे कि 17-18 दिन बचे हैं मेरे अंदाजे से। आज की 6 तारीख हो गई है क्या, 18 तो 17 ही दिन बचे हैं और 17 की 6 तो आज हो गई है, तो 16 दिन बचे हैं। तो कहने का मतलब टोटल 15 दिन ही हम मान सकते हैं, क्योंकि आखिर में मॉडल पेपर भी लेकर आएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि क्लास जो है मैं कोशिश करूँगा आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर नए हैं तो, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगा कि जो कुछ भी मुझे मिलेगा जिस तरीके से भी मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। मिलेगा से तात्पर्य ये है कि अच्छा कुछ तैयार करके, ठीक है ना। ऐसे मिलने को तो मेरे पास आपको ध्यान ही है, क्योंकि इतनी सारी किताबें लिख रखी हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की कोई कमी नहीं है मेरे पास। तो मैं जितनी मर्जी यहाँ खड़ा क्लासें लेते ही रहूँ, चाहे दिन में 10 क्लासें ले लूँ तो मुझे कौन रोके, इतने सारे प्रश्न भरे पड़े हैं मेरे पास, ठीक है ना। आपके सामने ये स्कूल व्याख्याता की किताब है और अभी तक कितनी किताबें आ चुकी है, हर बार आती है। ये 500 पेज की किताब है, इसमें प्रश्न ही प्रश्न है, 8000 प्रश्न है, जितने मर्जी कर लूँ ना। इसके अलावा शुक्ल नगेंद्र टेस्ट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, और बहुत सारी जो किताबें निकाल रखी कि जितने मर्जी, लेकिन मैं अच्छे से अच्छे निकाल के लिए आपके जो प्रश्न है और किस तरीके से आसानी से आप याद कर सकते हो और परीक्षा में कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्नों के माध्यम से। अब जैसे अभी काव्य शास्त्र की चल रही है, अभी छंद की क्लासें हो गई हैं। आपको जिनको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेना, जिनको छंद की व्याख्या देखनी है वो व्याख्या देख सकता है, जिनको ट्रिक देखनी है वो ट्रिक देख सकता है, जिनको नियम देखने हैं वो नियम देख सकते हैं। 4 क्लासें मैंने छंद की डाल दी है। इसी तरह से काव्य गुण की मैं 2 या 3 क्लासें काव्य गुण की भी डाल दूंगा। एक व्याख्या है, ये वाली व्याख्या की क्लास रहेगी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे लगभग 50, और उसके बाद इसकी कोई ट्रिक होगी तो वो ट्रिक भी रहेगी। और इसी तरह से काव्य लक्षण है, काव्य हेतु है, रस निष्पत्ति है, साधारणीकरण है, अरस्तु है, लोंजाइनिस की क्लास पहले आ चुकी है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो है स्पीडली चलेंगे। उसके साथ साथ अगर मुझे लगेगा कि विधाओं पर पूरी एक क्लास आई तो विधाओं की क्लास भी आ जाएगी। तो ये सारी प्रक्रिया जो है लगातार चलती रहेगी, दिन में 2, 3, 4 जितनी भी क्लासें होंगी वो आती रहेंगी, आप देख सकते हैं आराम से। तो चलते हैं काव्य गुण की बात करते हैं। ये हमारी 8000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पुस्तक है, ठीक है ना। सारांश, प्रारंभ में सारांश दिया गया है और उसके बाद जो है इसमें प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। वरिष्ठ अध्यापक के लिए है ये फर्स्ट ग्रेड के लिए है, ध्यान लगा लेना। काव्य गुण, आज हम काव्य गुण पढ़ेंगे और थोड़ा सा स्पीड से पढ़ेंगे। तो बात करते हैं काव्य गुण की कि काव्य के शोभाकारी धर्म ही काव्य गुण कहलाते हैं। काव्य के शोभाकारी अर्थात काव्य की शोभा करने वाले, काव्य के शोभाकारी धर्म ही काव्य गुण कहलाते हैं। अब काव्य की शोभा जो है वो कैसे बढ़ती है, काव्य की शोभा कैसे बढ़ती है, और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म होंगे वही काव्य गुण कहलाएंगे। भी काव्य की शोभा किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है, वो सभी भी क्या क्या किन किन नियमों का ध्यान रखा जाए कि काव्य गुणों से भरपूर हो जाए, ठीक है ना। जैसे मनुष्य होता है, मनुष्य में मुख्य चीज़ क्या होती है, मनुष्य की आत्मा रहती है, लेकिन उस मनुष्य में गुण कौन कौन से होने चाहिए, जैसे वीरता है, धीरता है, ठीक है ना, दया है, करुणा है, ये सारे जो गुण हैं इन्हीं से मनुष्य की जो है प्रभाव बढ़ता है। तो उसी तरह से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य का मूल क्या है, रस है, और जिसके माध्यम से हमें रस प्राप्त हो और जिनके माध्यम से हो वो गुण कहलाते हैं। अगर गुण नहीं होंगे तो काव्य से रस प्राप्त नहीं होगा, और रस प्राप्त नहीं होगा तो काव्य निरर्थक रहेगा। तो काव्य के शोभाकार धर्म ही काव्य गुण कहलाते हैं, ठीक है ना। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, जैसे वामन ने कहा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही काव्य गुण कहलाते हैं। वामन ने ही काव्य गुणों पर और काव्य रीति पर विस्तार से बात की है। 8वीं शती के थे वामन, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति उनका ग्रंथ था। काव्य गुणों पर सर्वप्रथम विचार करने वाले आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया है।
काव्य गुणों पर सर्वप्रथम विचार जो किया है वो किसने किया है? वो किया है भरत मुनि ने। और कितने काव्य गुण बताए थे उन्होंने? कितने काव्य गुण बताए थे? 10 काव्य गुण बताए थे। आगे चलकर पढ़ेंगे इनको। जिस प्रकार मनुष्य में वीरता, धीरता, शौर्य, शील आदि गुण होते हैं, उसी प्रकार काव्य में भी गुण माने जाते हैं। काव्य में प्रमुख रूप से तीन काव्य गुण माने जाते हैं: ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। 3 काव्य गुण माने जाते हैं: ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग गुण माने हैं। जैसे हम भरत मुनि की बात करते हैं शुरुआत से, दूसरी शती ईस्वी पूर्व भरत मुनि की बात करते हैं तो उन्होंने नाट्य शास्त्र में इसके 10 गुण माने हैं। उसके बाद सीधे भरत मुनि के बाद हम 6वीं शताब्दी में आ जाते हैं, जब भामा आते हैं। उनका ग्रंथ है काव्य अलंकार। उसमें कितने गुण माने गए हैं? उसमें 3 गुण माने गए हैं। अधिकतर पुस्तकों में 3 ही बताए गए हैं, लेकिन कुछ पुस्तकों में उसके 10 भी बताए गए हैं भामे के अनुसार, कि भामे ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है, लेकिन प्रमुख रूप से ओज और माधुर्य को महत्व दिया, ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है। ठीक है ना, कोई एक आदि पुस्तकों में। बाकी अधिकतर पुस्तकों में मैंने भामे के 3 गुण ही माने हैं, तो अपने 3 ही लेकर चलेंगे। ठीक है ना। आनंद ने भी 3 ही माने हैं, विश्वनाथ ने भी 3 ही काव्य गुण माने हैं, जगन्नाथ ने भी 3 ही काव्य गुण माने हैं, दंडी ने 10 माने हैं, वामन ने 20 माने। वामन ने कितने माने हैं? अर्थ गुण और शब्द गुण करके ऐसे 2 भागों में बांट के 10-10 करके 20 माने हैं। कुंतक ने भी कितने माने हैं? कुंतक ने भी 3 ही माने हैं। तो ये ध्यान रखना, कुंतक के भी कुछ जगह 6 आते हैं। तो ये काव्य गुण माने, लेकिन प्रमुख रूप से मम्मट के ही माने जाते हैं। मम्मट के जो काव्य गुण है वही माने जाते हैं। और मम्मट ने कितने काव्य गुण माने हैं? 3 काव्य गुण माने हैं। उन्हीं की परिभाषा, उन्हीं की जो सारी बातें हैं वो अधिक महत्व रखती है, क्योंकि गुण जो है वो किससे जुड़े हुए हैं? रस से जुड़े हुए हैं। और मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश ग्रंथ में इन पर गुणों पर विस्तार से बात की है। ओज गुण, पहला गुण हमारे सामने है प्यारे विद्यार्थियों, ओज गुण। ओज गुण की परिभाषा क्या है? काव्य में निहित वह काव्य गुण जो पाठक के मन में उत्साह, काव्य में निहित वह काव्य गुण जो पाठक के मन में, पाठक मतलब पढ़ने वाला या फिर सुनने वाला। पाठक तो पढ़ने वाला होता है, वैसे किसके मन में? पढ़ने वाले पाठक या दर्शक के मन में। ठीक है ना। उत्साह, आवेश, ओज, जुगुप्सा, क्रोध, स्फूर्ति का संचार करने में समर्थ हो, ओज गुण कहलाता है। संगत असंगत में पूछा जा सकता है कि ओज गुण से आवेश, ओज, जुगुप्सा, ठीक है ना, का संचार होता है। ओज गुण में क्रोध और स्फूर्ति का संचार होता है, इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है ना। ओज गुण से संबंधित संगत असंगत कथन में ऐसा पूछा जा सकता है कि क्रोध और स्फूर्ति का संचार होता है, तो इसी में होगा। ओज में क्रोध आता है, ठीक है ना, ओज गुण में क्रोध आ सकता है। माधुर्य गुण में तो प्यार आएगा, और प्रसाद गुण में भक्ति आएगी, ठीक है ना, दया आएगी, करुणा आएगी। समझ गए ना। प्रसाद गुण में दया आएगी, करुणा आएगी, ठीक है ना, या भक्ति आएगी कि हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो किस में रहेगा? प्रसाद गुण में रहेगा। किस में रहेगा? प्रसाद गुण में रहेगा। उसी तरह से माधुर्य गुण की बात करें तो माधुर्य गुण में तो श्रृंगार रहेगा, प्रेम रहेगा, ठीक है ना। तो क्या वियोग रहेगा कि कौन सा? कि दीर्घुर्जत टूटत कुटुंब, जुर्त जतुर्चित प्रीति, प्रति गाढ़ दुर्जन ये दई नहीं है रीति, ठीक है ना। क्या है? और उसके सब अलावा क्या है? वो है ना, भरे बोन में करत है नैन नहीं सो बात है, ठीक है ना। तो इस तरह से वियोग श्रृंगार है, तावती चली जात तो छचक साता कात, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासन साथ। इस तरह से जो वियोग और संयोग के जो पद होंगे वो माधुर्य में रहेंगे, माधुर्य में प्रेम आएगा। और ओज की बात करें तो ओज में वीरता आएगी, शौर्य आएगा, जुगुप्सा आएगी, क्रोध आएगा। वो है ना, छीनता हो सब तब कोई और तू त्याग तप से काम ले, छीनता हो स्व तब कोई और तू त्याग तप से काम ले, यह पाप है, ठीक है ना। छीनता हो स्व तब कोई और तू त्याग तप से काम ले, यह पाप है, ठीक है। इस तरह की जो पंक्तियां हैं वो किस में आएगी? ओज गुण में आएगी, ठीक है ना। एक वो है ना, उनके जो है ना आपस में वार्तालाप लक्ष्मण की और परशुराम की, तो इस तरह से। या फिर शिवाजी से संबंधित जो काव्य शिवराज भूषण हुआ, इनके अंदर जो पद रहेंगे वो इसी से संबंधित रहेंगे। देखते हैं अपने काव्य में निहित वह काव्य गुण, मैंने सारे करवा दिए वैसे। काव्य में निहित वह काव्य गुण जो पाठक के मन में उत्साह,
आवेश, ओज, जुगुप्सा, क्रोध और स्फूर्ति का संचार करने में समर्थ हो, ओज गुण कहलाता है। आचार्य मम्मट के अनुसार ओज गुण की परिभाषा क्या है? दीप्त्यात्मय स्त्रते रहेतु रोजा वीर रस स्थिति विभत्स रौद्र रस्य तस्याधिक्यम कर्मेण च। ठीक है ना, ये संस्कृतनिष्ठ कलिष्ठ भाषा है, लेकिन फिर भी जिसके अंदर दीप्ति होती है और वीर रस का हेतु विभत्स, रौद्र आदि सभी इसके साथ रहते हैं, इनका जो संचार होता है वही वीर रस होता है। ठीक है ना, दीप्ति मतलब चमक नजर आती है। ओज गुण की कुछ विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं आपको जहां नजर आए आप समझ लेना कि जहां ट वर्ग हो, ट वर्ग जो होता है ये काफ़ी कठिन वर्ग होता है, जिसका उच्चारण, क्योंकि ट वर्ग कौन सा है? उत्क्षिप्त व्यंजन है, जिसके उच्चारण में थोड़े कठिनाई महसूस होती है। तो ये ऐसे वर्ण जो होते हैं ये हमेशा किस में होते हैं? ये ओज गुण में ही रहते हैं। किस में? ओज गुण में ही रहते हैं। तो ट वर्ग पूरा, ट, ठ, ड, ढ, ठीक है ना, न तक, और श और श, ये वाला स नहीं होगा इसमें, याद रख लेना, अच्छे से इसको याद रख लेना। वर्ण की आवृत्ति होती है, इन्हीं वर्णों की आवृत्ति होती है। ट वर्ग की आवृत्ति होती है और श वर्ग की आवृत्ति होती है। दीर्घ र तथा अणय का प्रयोग होता है, दीर्घ र तथा अणय का प्रयोग होता है, जैसे टर, ढर, ढर, इस तरह से। लंबे लंबे समास युक्त पदों का प्रयोग होता है, लंबे लंबे समास युक्त, समास का मतलब होता है दो शब्दों को पास पास लाकर रखना, ठीक है ना, या उनके बीच की विभक्तियों को उठाकर दोनों को पास, जैसे रसोई घर होता है, रसोई के लिए घर की जगह रसोई घर कर देना, विद्या के लिए आलय की जगह विद्यालय कर देना, इस तरह से। कठिन, ये कठिन नहीं है, ऐसे शब्दों का प्रयोग तो किया जा सकता है। आसान जो समास है उनका प्रयोग किया जा सकता है, छोटे समास का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन लंबे लंबे समास युक्त पदों का प्रयोग इसमें नहीं किया जा सकता। ठीक है, रेफ ध्वनि से युक्त सुक्त वर्णों का प्रयोग टर, चर, ढर होता है। ठीक है ना, रेफ ध्वनि से युक्त, अच्छा सॉरी गलती होगी, गलती, लंबे लंबे समास युक्त पदों का प्रयोग इसमें होता है। दीर्घ रे तथा अणय का प्रयोग होता है। ट वर्ग और श वर्ण की आवृत्ति होती है। मैं बोलते बोलते दिमाग के माधुर्य में चला गया था। रेफ ध्वनि से युक्त सुक्त वर्णों का प्रयोग भी होता है। गोड़ी रीति का प्रयोग होता है। कौन सी रीति? ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा। आप ये एक याद कर लो, इसके एक के नियम याद कर लो, बाकी सारे अपने आप याद हो जाएंगे। ओज गुण की विशेषता है कि ट वर्ग और श की वर्ण की आवृत्ति होती है। दीर्घ रे तथा अणय का प्रयोग होता है। लंबे लंबे समास युक्त पदों का प्रयोग होता है। रेफ ध्वनि से युक्त सुक्त वर्णों का प्रयोग होता है, जैसे टर, चर, ढर, ठीक है ना। गोड़ी रीति का प्रयोग होता है। वीर, रौद्र और विभत्स रस का प्रयोग होता है। वीर रस का, रौद्र रस का और विभत्स रस का इसके अंदर प्रयोग होता है। ठीक है ना। अब ओज गुण है तो ओज गुण में शांत रस का तो प्रयोग नहीं हो सकता, हम भी जानते हैं। श्रृंगार का तो प्रयोग नहीं हो सकता, हम भी जानते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार के कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है, जैसे भक्ति रस है, ठीक है ना, इनका प्रयोग तो इनमें नहीं हो सकता ना। तो वीर, रौद्र और विभत्स रस का इनमें प्रयोग होता है। उदाहरण, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। याद रख लेना, इसी प्रकार के कठिन शब्दों का प्रयोग होता है। हिमाद्री, हिमाद्री देखो ऐसे द्री वाले, तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ठीक है ना। छीनता हो स्व तब कोई और तू त्याग तब से काम ले, यह पाप है, पुण्य है विछिन्न कर देना उसे, उठ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। तुम तो काल हांक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। तुम है तो काल हांक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी दरेऊ कर घोरा। तुम है तो काल हांक जनु लावा, तुम है तो काल हांक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी दरेऊ कर घोरा। तिन घेरिए राज पृथ्वीराज राजम, तिन घेरिए राज पृथ्वीराज राजम, चिहों और घनघोर निशान बाजम। गही तेग चहुवान हिंदवान रानम, जम जूथ परिकोप कहरी समानम। जिम जूथ परिकोप कहरी समानम।
वेद राखे विदित पुराण प्रसिद्ध राखे, राम नाम राख्यो अति रसना सुधर में, हिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहीन की, कांधे में जनेऊ राख्यो माल राखी गरे में। भूषण की ये पंक्तियां हैं, मैंने कहा था ना भूषण की, जैसे चंद तीन घोरिया राज पृथ्वीराज, ठीक है ना, राजम चिहो घोर घनघोर निशान बाजम, गही तेग चहुमान विंदवान रानम, इस प्रकार के शब्द रहेंगे। वैसे ये पता ही चल रहा है कि ये वीर रस से पूर्ण है, इतना तो हिंदी का विद्यार्थी जानती है। देश उठेगा अपने पैरों निज गौरव के भान से, स्नेह भरा विश्वास जगाकर जिए सुख सम्मान से, इस प्रकार की पंक्तियां रहेंगी वीर रस से परिपूर्ण। माधुर्य गुण, माधुर्य गुण की परिभाषा क्या है कि काव्य में निहित वह काव्य गुण जो पाठक के मन में आनंद, उल्लास, श्रृंगार और शोक का संचार करने में समर्थ हो, माधुर्य गुण कहलाता है। इन्होंने कहा है कि काव्य में निहित वह गुण जो पाठक के मन में आनंद, उल्लास, श्रृंगार और शोक का संचार। अब ये तीन तो 100% सही है, लेकिन शोक भी हो सकता है, क्योंकि शांत रस जो है ना, शांत रस है इसमें, तो शांत रस में शोक भी हो सकता है, क्योंकि ये शांते दिया हुआ है इसमें। ये आचार्य मम्मट की परिभाषा है। ये मम्मट की परिभाषा पीछे आपको बतानी भूल गया था, आप इतना से ध्यान रखना कि मम्मट की परिभाषा जो है वो पूछी जा सकती है। वैसे तो इसका कोई अंत नहीं है, अगर कोई और किताब पढ़ रहे हो ना तो ये मत सोच लेना सर ये करवा रहे हैं उसने वो करवाई है, क्योंकि मम्मट ने भी काव्य गुण की अनेक परिभाषाएं दी हैं, ठीक है ना। अब इन्होंने तो क्या है कि जैसे एक एक बिंदु पर काव्य गुण पर आपको पूरी किताब मिल जाएगी, आप बताओ क्या करोगे, ठीक है ना। विश्वनाथ ने भी काव्य गुण पर लिखा है, और क्या बोले भरतमुनि ने भी काव्य गुण पर लिखा है, भामह ने भी लिखा है, आनंदवर्धन ने लिखा है, कुंतक ने लिखा है, ठीक है ना, दंडी ने लिखा है, सभी ने काव्य गुण पर लिखा है। सबकी अलग अलग परिभाषाएं होंगी, बहुत सारी परिभाषाएं होंगी, अलग सिर्फ परिभाषाएं होंगी, काव्य गुणों की परिभाषा होगी, फिर काव्य ओज गुण की होगी, फिर माधुर्य गुण की होगी, फिर प्रसाद गुण की होगी। गुण भी अलग अलग माने हैं, किसी ने 10 माने हैं, किसी ने 20 माने हैं। अब दंडी ने जैसे 10 माने हैं तो उन्होंने 10 गुणों की परिभाषाएं दी होंगी, वामन ने 20 माने हैं तो उन्होंने 20 गुणों की परिभाषाएं दी होगी। तो इसका कोई अंत नहीं है। अक्सर परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं उन्हीं को हमने लेकर आना होता है, उन्हीं को पढ़ना होता है। जो लोग पढ़ रहे होते हैं उतना ही हमने पढ़ना होता है, उनसे वो बस जितना लोग पढ़ रहे होते हैं हमें उतना पढ़ना होता है। हमें इतना सा काम करना है कि वो पढ़ रहे होते हैं और हमें वो याद करना होता है। ये छोटी सी बात है भैया। अब आपने क्या करना है कि मम्मट वाले पद कैसे हैं, ये द्रुत कारिणी द्रुति कारणम, जैसे आह्लाद कतव, आह्लाद कतव किसका है, मम्मट का है, ठीक है ना। इतनी सी बात याद रख लेनी है, ठीक है ना। द्रुति कारणम, द्रुति कारणम, इस तरह से एक आध शब्द आप पकड़े और ध्यान रख ले कि किसका है, ये मम्मट का है। क्योंकि आगे जब प्रश्नोत्तर आएंगे तो प्रश्नों में और बहुत सारी परिभाषाएं मैं लेकर आने वाला हूं, ताकि सीधे आप उसको याद कर सके। यहां से सिर्फ अपने को नियमों को देखना है। क्या है नियम माधुर्य गुण के। माधुर्य गुण की विशेषता की बात करें तो काव्य में टय वर्ग का या कर्ण कुटु वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। माधुर्य गुण के अंदर टय वर्ग का, उसके अंदर टय वर्ग का होता है, इसमें टय वर्ग का नहीं होता। ओज गुण में टय वर्ग का प्रयोग होता है, इसमें टय वर्ग का प्रयोग नहीं होता। ओज गुण में लंबे लंबे समास युक्त पदों का प्रयोग होता है, इसमें नहीं होता, ठीक है ना। इसमें टय ठय डय ढय को छोड़कर पंचम वर्णों से युक्त स्पर्शी वर्णों का प्रयोग होता है, ठीक है ना। अपने यहां आएगा अपने, ठीक है ना। टय ठय डय और ढय को छोड़कर अपने पंचम वर्णों से युक्त स्पर्शी वर्णों का प्रयोग होता है। स्पर्शी वर्ण कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, पता ही होना चाहिए आपको। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, कै से लेकर मैं तक जो वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्पर्शी वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है ना। वैसे तो इनमें से कै से घ और ये वाले तो ये कितने हो जाते हैं, लगभग 20 हो जाते हैं। और पंचम जो होते हैं वर्ण होते हैं वो 5 हो जाते हैं, टोटल 25 हो गए, ठीक है ना। तो ये जो स्पर्शी व्यंजन है ये अपने पंचम वर्ण से युक्त के साथ प्रयोग होते हैं। जैसे मान लो कै है तो कै किसके साथ प्रयोग होगा, कै अण के साथ प्रयोग होगा। मैं की बात करें और पै की बात करें तो पै किसके साथ, मैं के साथ, आधा मैं और पै। और
तय की बात करें तो आधा न और तय या आधा न और द, इस तरह से ये प्रयोग होंगे। इसमें वैदर्भी रीति का प्रयोग होता है। कौन सी रीति का? वैदर्भी रीति का, याद रख लेना, ठीक है ना। अब उसमें कौन सी रीति थी? ओज गुण में कौन सी रीति थी? ओज गुण में गोड़ी रीति थी। ओज गुण में कौन सी थी? गोड़ी रीति थी। और इसमें कौन सी है? वैदर्भी रीति है, ठीक है ना। श्रृंगार तथा हास्य रस का प्रयोग होता है। इसमें श्रृंगार तथा हास्य रस का भी प्रयोग होता है। किसमें? माधुर्य गुण में। मेन रूप तो श्रृंगार का ही रहता है वैसे। उदाहरण है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहनी हंसे देन कहे नट जाए। निरक्ष की ये खंजन आए। अब जैसे इसमें टै का प्रयोग हुआ है, तो इस तरह से एक आधा टै ढूंढ के ये मत सोचने लग जाना कि टै का प्रयोग नहीं होता है तो ये क्या हो गया, ये तो माधुर्य गुण नहीं हो सकता। ऐसा एक आधा नहीं देखना है, टोटली आपने चेक करना है कि क्या है, कैसे है, किस प्रकार की बात कही जा रही है। श्रृंगार से संबंधित कोई बात कही जा रही है, प्रेम से संबंधित कोई बात कही जा रही है, ठीक है ना, स्नेह से संबंधित कोई बात कही जा रही है, तो वो संयोग श्रृंगार से या वियोग श्रृंगार से संबंधित कोई बात कही जा रही है तो वो माधुर्य गुण में ही आएगी। अगर कोई वीरता से संबंधित बात कही जा रही है, लड़ाई की बात कही जा रही है, युद्ध की बात हो रही है, रुद्र की बात हो रही है, क्रोध की बात हो रही है, तो वो किस में जाएगी? वो जाएगी ओज गुण में, ठीक है ना। और अगर कोई भक्ति की बात हो रही है, शांत रस की बात हो रही है, तो वो किस में जाएगी? वो प्रसाद गुण में जाएगी, ठीक है ना। निरक्ष की ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने इधर नयन मन भाई। निरक्ष की ये खंजन आए, मेरे उन मेरे रंजन ने इधर नयन मन भाई। खंजन पक्षी आ गया है, ठीक है ना। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकासी काल, अली कलीसो यो बंदेओ आगे कौन हवाल। ये इस प्रकार के श्रृंगार रस से आप देख रहे हो। श्रृंगार रस वाले जो पद होंगे वो माधुर्य गुण से संबंधित रहेंगे। लाज से अरुण अरुण सुकोपल, मंदिर अधरों की सुरा अमोल, बने पावस गण स्वर्ण हिंडोल, कहो एकाकिन कौन मधुर मंथर तुम मौन। तो ये श्रृंगार रस से परिपूर्ण जो भी होगी वो सारी क्या रहेगी? माधुर्य गुण में आएगी। पंक्तियां जो भी होंगी। प्रसाद गुण, प्रसाद गुण की बात करें तो काव्य में निहित वह काव्य गुण जो पाठक के मन में सहसा व्याप्त हो जाता है, प्रसाद गुण कहलाता है। यह सभी रसों में निहित रहता है। नॉर्मली कहा जाता है कि प्रसाद गुण जो होता है वो सभी रसों में, सभी रस में होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब जो साधारण सी बात होगी ना, बड़ा इजी वे में आसानी से जो सीधे सीधे हृदय में बैठ जाएगी या पाठक के समझ में आ जाएगी, वो प्रसाद गुण से युक्त होती है। आचार्य मम्मट ने क्या दिखाया? शुष्केंधन नाग्निवत, शुष्क ईंधना अग्निवत, ठीक है ना। स्वच्छ जलवतस हवस्वे, यह व्यापनोत्य प्रसादोस्य सर्वत्र विहिति स्थिति। कहने से तात्पर्य है कि शुष्क ए और ई मिलके ए हो गया, ठीक है ना। कौन सी होगी? गुण संधि। तो शुष्क ईंधन अग्नि मतलब शुष्क ईंधन में, सूखे ईंधन में जिस प्रकार अग्नि आसानी से फैल जाती है, शुष्क अर्थात सूखी लकड़ी में अग्नि जैसे आसानी से फैल जाती है। और स्वच्छ जल वत्सस्वे अर्थात स्वच्छ या जो साफ वस्त्र होता है उसमें जो जल होता है वो बड़ी आसानी से उसमें बैठ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसी तरह से जो प्रसाद गुण होता है, ठीक है ना, वो भी हृदय में आसानी से बैठ जाता है या आसानी से समझ में आए। कहने से तात्पर्य यह है कि आप अगर सूखी लकड़ी जलाएंगे तो उसको आग बड़ा ही जल्दी से पकड़ लेगी या पूरे ईंधन पर, पूरी लकड़ी पर जल्दी से फैल जाएगी। उसी तरह से अगर आप कपड़े धो रहे हैं तो अगर आपके कपड़े साफ है, धुले हुए हैं पहले से, तो आप उनको पानी में डालकर देखें, पानी बड़ी आसानी से पूरे कपड़ों में फैल जाएगा। लेकिन अगर आपके कपड़े मैले हैं तो इतनी आसानी से पानी उसके अंदर नहीं फैलेगा, ठीक है ना। तो वही बात इसमें कही गई है। तो इतना से याद रख लेना, शुष्क ईंधन अग्नि, शुष्क ईंधन अग्नि, ये इतनी सी बात याद रख लेना। तो इसको वैसे इसका अर्थ भी बताया जा सकता है जो मैंने बताया है कि जिस प्रकार शुष्क ईंधन के अंदर अग्नि फैल जाती है और स्वच्छ वस्त्र में जल फैल जाता है,
ये सारी बातें याद रख लेना, ठीक है ना। उसी प्रकार प्रसाद गुण भी हृदय पर फैल जाता है बड़ी आसानी से। तो ये इतनी सी बात याद रख लेना। अर्थ अगर पूछा जाए, गद्य में अगर परिभाषा पूछी जाए तो भी आप बता सकते हो किसकी है, मम्मट की है। और अगर पद्य में पूछी जाए तो आपको शुष्क ईंधन अग्नि याद रखना है, किसकी है ये परिभाषा, मम्मट की है। उदाहरण क्या है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, देख ही भूप महारन धीरा, देख ही भूप महारन धीरा, मनु वीर रस धरे शरीरा। ठीक है ना, ये याद रख लेना, ये महत्वपूर्ण है। ये लग वीर रस का रहा है लेकिन ये प्रसाद रस का ही है। जाके प्रिय न राम वेदेही तजिए ताही, जाके प्रिय न राम वेदेही, जाके प्रिय न राम वेदेही, तजिए ताही कोटि वैरिसम जदपि परम स्नेही। ये बात कब हुई थी, ये जो पद है ये किसका है, तुलसीदास जी का है। किसका पद है, तुलसीदास जी का है। और ये बात कब हुई थी, ऐसा कहा जाता है, एक प्रसंग है कि मीरा ने, प्रसंग क्या है, प्रसंग ये है कि मीरा को जब उसके परिवार वाले ही परेशान कर रहे थे या उसको मारने का प्रयास कर रहे थे, उसे भक्ति से विमुख कर रहे थे, तब मीरा ने तुलसीदास जी से पूछा कि तुलसीदास जी के पास गए या पत्र के माध्यम से, जैसे भी उन्होंने पूछा, ऐसा पद्य में आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। तब तुलसीदास जी ने उनको लिखकर भेजा था कि जाके प्रिय न राम वेदेही, राम और सीता जिनके प्रिय नहीं है, तजिए ताही कोटि वेरिसम, उनको करोड़ों शत्रुओं के समान छोड़ दीजिए, ठीक है ना। यद्यपि चाहे कितने ही स्नेही क्यों न हो, था तुम घर वालों को छोड़ दो। क्षमा क्षमा सब ही करे, क्षमा न राखे कोय, क्षमा राखी ते कठिन, क्षमा राखी वो होय। रहीमन ओछे नरन सो बैर भलो न प्रीत, रहीमन ओछे नरन सो बैर भलो न प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। तो स्वान जो होता है ना, कुत्ता जो होता है वो कुत्ता ही रहता है, चाहे वो काटे चाहे वो चाटे, ठीक है ना, वो नुकसानदायक ही होता है। इसी तरह से जो ओछे नर होते हैं वो चाहे आपकी चापलूसी करे, चाहे आपकी वाहवाही करे, ठीक है ना, और चाहे आपको नुकसान पहुंचाए, चाहे वो आपके शत्रु बन जाए, वो आपको हमेशा नुकसान ही पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोगों से बचकर ही रहना चाहिए। विभिन्न आचार्यों ने काव्य गुण इस प्रकार माने हैं। आचार्य भरत मुनि ने 10 काव्य गुण माने हैं। विभिन्न आचार्यों ने काव्य गुण जो है वो इस प्रकार माने हैं। श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थ व्यक्ति, उदारता और कांति। ये क्या है, ओज है क्या, ओज। देखो 3 तो माने हैं इन्होंने, कौन कौन से हैं, एक तो ओज है, एक है प्रसाद, ओज जो सभी ने माने हैं, माधुर्य और प्रसाद, ये तो सीधे सीधे माने ही माने है। उसके अलावा इनके और हैं, श्लेष है, समता है, समाधि है, ठीक है ना, उदारता है, कांति है, पद सुकुमारता है, अर्थ व्यक्ति है। ये 10 काव्य गुण माने। एक सरसरी नजर मारेंगे तो आपको याद रह जाएगा। श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद सुकुमारता, अर्थ व्यक्ति, उदारता, कांति। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, श्लेष से समता और समाधि, श्लेष, समता, समाधि, श्लेष, समता, समाधि। और फिर हो गया
इस तरह से लिख सकते हो आप, पद सुकुमारता और उदारता। अर्थ व्यक्ति और कांति। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि ओज, माधुर्य, प्रसाद, ये तो सभी ने माने, तो इन्होंने भी माने। उसके बाद श्लेष, समता, समाधि, श्लेष, समता, समाधि, पद सुकुमारता, उदारता, अर्थ व्यक्ति और कांति, अर्थ व्यक्ति और कांति, ठीक है ना। श्लेष, समता, समाधि, श्लेष, समता, समाधि, पद सुकुमारता, उदारता, अर्थ व्यक्ति और कांति। आचार्य भामह ने 3 गुण माने हैं, माधुर्य, प्रसाद और ओज गुण। आचार्य दंडी ने 10 गुण माने हैं, ठीक है ना। आचार्य वामन आचार्य वामन, चाय बन गई भैया, चाय का आदेश आ गया, तो थोड़ा सा रहा है अपना पूरा करके फिर ही चाय पियेंगे। आचार्य वामन 20 गुण, 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण, 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण है। आचार्य आनंदवर्धन ने 3 गुण माने हैं, कौन से? माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। आचार्य मम्मट ने 3 गुण माने हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। आचार्य भोज ने 24 गुण माने हैं। आचार्य कुंतक ने 3 गुण माने हैं। आचार्य विश्वनाथ ने 3 गुण माने हैं। आचार्य जगन्नाथ ने 3 गुण माने हैं। अग्नि पुराणकार ने 18 गुण माने हैं। अब आप सोचोगे भूल गए भैया, याद नहीं है, ठीक है ना। तो मैं हूँ ना, याद करवा दूंगा अभी किसने कितने कितने गुण माने हैं, ठीक है ना। क्या है, यहीं लिख कर लाएं। वैसे तो आसान है, वैसे तो कैसे है मैं आपको वैसे ही बताता हूँ, बाकी आगे लिखे हुए हैं, लेकिन मैं एक बार मैं ही बताने की कोशिश करता हूँ कि 3 नाम वाले, जिनके 3 नाम है ना, उन्होंने 3 गुण माने हैं। कौन है 3 नाम वाले? देखो, एक है भामह, ठीक है, एक है मम्मट, एक है कुंतक, एक है आनंद, ठीक है ना। इन्होंने कितने गुण माने हैं? 3 माने हैं। 3 ही नाम है, भामह, मम्मट, कुंतक, आनंद। 3 वर्ण है इनके नाम में, इन्होंने 3 गुण माने हैं, ठीक है ना। 3 इन्होंने माने, और इसके अलावा नाथ वाले प्लस नाथ वाले। नाथ वाले का मतलब विश्वनाथ व जगन्नाथ, इन्होंने भी कितने माने हैं? 3, ठीक है ना। तो 3 काव्य गुण मानने वाले कौन से हैं? भामह, मम्मट, कुंतक और आनंद, और प्लस नाथ वाले विश्वनाथ व जगन्नाथ। अब देखो, अब हमारे पास बचते हैं दंडी। द से दंडी और द से 10, द से दंडी और द से 10, व से वामन, ब से बामन और ब से 20, ब से बामन और ब से 20। भरत मुनि, सबसे पहले आते हैं हमारे पास भरत मुनि। तो भरत मुनि में कितने नाम हैं? भरत मुनि में 5 वर्ण हैं। भरत मुनि में कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण, तो 5 दूनी 10। तो भरत मुनि ने कितने माने हैं? 10, ठीक है ना। ये याद आपने रखना है। भरत मुनि 5 वर्ण है, 5 दूनी 10, 10। भामह, मम्मट, कुंतक, आनंद ने 3 वर्णों वालों ने और नाथ वालों ने। भामह, मम्मट, कुंतक, आनंद ने 3 माने, और नाथ वाले विश्वनाथ, जगन्नाथ ने। द से दंडी, द से 10, व से मामन, व से 20, और भोज, भोज जय से 24, 24 भोज के 24 है। और एक और याद रख लेना, अग्नि पुराण। अग्नि पुराण ने कितने माने हैं? अग्नि पुराण, पुराण है 18, 18 है। अग्नि पुराण है, पुराण है ऐसे 18, ठीक है ना। अभी हम आगे देख लेते हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। अब 3 गुण वाले भाई कौन कौन से हैं, इसकी भी आप ले सकते हो। जिन्होंने 3 गुण माने हैं वो कौन कौन से हैं? वो है भामह 3 वर्ण वाले, आनंद है, मम्मट है, कुंतक है, और इसके साथ है नाथ वाले विश्वनाथ और जगन्नाथ, ठीक है ना। भामह है, आनंद है, मम्मट है, कुंतक है और नाथ वाले
विश्वनाथ जगन्नाथ दास। कहानी खत्म, पैसा हजम। 10 गुण भरतमुनि दंडी, 10 गुण भरतमुनि और दंडी। 18 गुण अग्नि पुराणकार, 18 गुण है अग्नि पुराणकार। 20 गुण वामन, वैसे 20। 24 भो जय, ये जय जो आता है ना, जय में ही 24 आता है ना, जय वाले वर्ग में ही 24। कोई समस्या नहीं है। तो आसानी से आप जो है गुणों को, इतनी आसानी से गुणों को याद कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कर लेना। लगातार क्लास से आएंगी। काव्य शास्त्र तो मेरा अंदाजा है कि 5 एक दिन के अंदर सारा काव्य शास्त्र करवा दी जाएगा, ठीक है ना, व्याख्या सहित और प्रश्नोत्तर सहित। अब इसकी प्रश्नों वाली क्लास आएगी। आज रस निष्पत्ति और साधारणीकरण का भी मैं, हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं कि कंडा काट देना, ठीक है ना, तो कांटा जो है, और हिंदी में इसको बोलते हैं कांटा निकालना, और मारवाड़ी में बोलते हैं कि कांटो काट दियो, ठीक है। तो इंगो जो को कांटो है आप काव्य शास्त्र को कांटो आप जल्दी ही काट देगा। जय हिंद।